बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। आज मुल्क और कौम की निगाहें इस ऐवान की तरफ लगी हुई हैं कि जब हम और हम ही नहीं पूरी दुनिया एक बहुत भयानक वबा का सामना कर रही है। एक ऐसी वबा कि जिसने पूरी दुनिया की मईशत को और पूरी दुनिया के मुआशरों को हिला कर रख दिया है और कई लिहाज से आज इंसानियत अपनी मुआशी और समाजी बका की जंग लड़ रही है। इस बीमारी ने जो रवायती कौमों की ताकत का असूल था उसे भी झंझोड़ कर रख दिया है। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया की वो सबसे बड़ी सुपर पावर जिसके पास दुनिया के सबसे जदीद हथियारों का असला है, आज वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो समुंदर के अंदर दुश्मन पर हैबत डालने के लिए खड़े होते थे, आज वो खुद हैबत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अफराद इस बीमारी से मुतासिर हैं उनका कोई इलाज नहीं है। आज सुपर पावर के मिसाइल, टैंक और जदीद तरीन लड़ाका तैयारे तकरीबन बेबस है वो सुपर पावर कि उस हथियारों को इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। और आज उस सुपर पावर का भी जो निज़ाम सेहत है वो लड़खड़ा रहा है। और दुनिया में एक नई बात सामने आई है कि कौमों की ताकत सिर्फ असले के साथ नहीं होती, कौमों की ताकत उनके इंसानी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ भी होती है। तो जितना ज़रूरी ये है कि कौमें अपने असले के ऊपर पैसा खर्च करें, उतना ज़रूरी यह है कि कौमें अपने इंसानों की बका, उनकी सेहत और सलामती के लिए भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिससे उन्हें कोई ख़तरा महफूज ना हो। और इसके अंदर हमारे लिए भी बहुत बड़ी निशानी है। आज दुनिया में तकरीबन कोरोना के मरीजों की तादाद 4.5 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और 3 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। और पाकिस्तान में भी 37,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं और तकरीबन 800 अमवात हो चुकी हैं, जो कि चंद माह पहले सिंगल डिजिट के अंदर थी। और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में खुदा न खास्ता इसमें तेज़ी के साथ इजाफे का ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन मई के एंड से लेकर सितंबर के शुरू तक किसी वक्त पीक करेगा। हमारी दुआ है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में इस वबा से मुकाबला करने का एक नया रास्ता पेश किया है। और हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं कि जहां पे ये वबा तेजी से फैल रही है और हमने मुल्क के अंदर लॉकडाउन को खोल दिया है और लोगों को बाजारों में, सड़कों पर, हर जगह पर खुले इज्तिमा करने की इजाज़त दे दी है। जनाब चेयरमैन, मैं आपके सामने इसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अगरचे ये वबा बहुत दुनिया के अंदर नई है, लेकिन इसमें कोई वैक्सीन नहीं। हमारे सामने दुनिया का तजुर्बा मौजूद है कि इससे कैसे निपटा जाता है। जिन ममालिक ने कामयाबी से निपटा है उन्होंने 4-5 इक़दामात उठाए हैं और उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे ये बीमारी निस्बतन कम नुकसान कर पाई है। दुनिया में 2 तरह के ममालिक थे। एक वो ममालिक थे कि जहाँ की क़यादत डाउन टू अर्थ थी, वो क़यादत थी जो प्रैक्टिकल थी। उन्होंने फौरी तौर पे हिफाजती इक़दामात लिए, उन्होंने इस बीमारी की सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, उन सोर्सेस को बंद किया, उन रास्तों को बंद किया जहाँ से आ सकती थी। कंटेन करने के साथ साथ उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, लॉकडाउन्स किए, सोशल डिस्टेंसिंग की, टेस्टिंग की और टेस्टिंग की और लोगों के इलाज पर तवज्जो दी। नतीजा ये है, इस एग्रेसिव पॉलिसी के साथ वो बीमारी का नुकसान रोकने में कामयाब हो चुके हैं। साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी जाती है,
जर्मनी की मिसाल दी जाती है कि जिन ममालिक ने बहुत कामयाबी से इस वबा का सामना किया है। दूसरी तरफ वो मुल्क थे जिनकी क़यादत अनापरस्त थी, जिनकी क़यादत मसनूई एतमाद के साथ खड़ी थी कि सब खैर है, कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। और आज आपने देखा है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की थीं, वो आज इस वबा के हाथों इंसानी जानों को इस तरह झड़ते देख रहे हैं जैसे खज़ां के मौसम में खुश्क पत्ते दरख्तों से गिरते हैं। तो जनाब चेयरमैन, हमारी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो मुमकिन इक़दामात करने चाहिए थे, बदकिस्मती से नहीं उठाए। और उसकी एक लंबी तफसील है। आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च 11 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को आलमी वबा करार दे चुकी थी और कौमी असम्बली का इजलास जारी था और हमने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया। हमने हुकूमत की मिन्नतें की कि इस ऐवान के अंदर हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है। जनाब चेयरमैन साहब, ये प्रेस गैलरी में कोई नहीं है, इसका नोटिस लें कि क्यों नहीं है। और प्रेस गैलरी भी खाली है और जो सरकारी जहाँ पे महकमे होने चाहिए वो भी सारे खाली हैं। आप देख लीजिए कि इतनी अहम बहस है और किसी महकमे का, वजारत का कोई अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं है और जो मुतलका वजीर हैं वो भी मौजूद नहीं। साहब, जो डिपार्टमेंट्स है या डिवीजन्स हैं उनके मिनिस्ट्रियल्स उनको खुद रोका हुआ है जनाब। उनका एक सीनियर मिनिस्टर्स जो है नोट कर रहे हैं। दूसरा जो गैलरीज हैं, सेहत का कौन है जनाब? मुशीर साहब को तो यहाँ होना चाहिए था ना। मुशीर साहब समझते हैं कि इस ऐवान के अंदर जो कुछ हो रहा है गैर अहम है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको इस ऐवान की और हुकूमत की गैर संजीदगी की सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। ये ऐवान जब मार्च में यहाँ पे इन सेशन था तो हमने मिन्नतें की कि खुदा के लिए इसके ऊपर बहस करें। हमने, आप अपने असेंबली का रिकॉर्ड देखें, हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, नहीं लगा। हर रोज हमने प्रेस किया। हद ये कि 13 मार्च को असेंबली का इजलास अचानक खत्म किया गया और जनाब चेयरमैन 13 मार्च को पता है क्या कॉलिंग अटेंशन नोटिस था? वो ये था कि मिनिस्टर कॉलोनी में 4 अदद अपार्टमेंट खाली क्यों हैं, ये बड़ा अवामी दिलचस्पी का मसला है, इस पे बहस की जाए। वो यहाँ पे इसलिए कि शायद इन्होंने समझा कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी एक हमशीरा है जिसे कहते हैं करोनिज्म। करोनिज्म के तहत जो 51 वजीर और मुशीर की फौज यहाँ पे जमा की गई है, शायद उनको अपने अपार्टमेंट अलॉट कराने थे और वो उसके लिए ज्यादा फिक्र रखते थे बजाय ये कि कोरोना के साथ की जाए। दूसरी मिसाल जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये इसके बारे में रूलिंग चाहूंगा। हम इस ऐवान में इतने अहम मसले के ऊपर बहस करने के लिए आए हैं। पूरे मुल्क से लोग अपनी जान को रिस्क लेकर आए हैं बीमारी का। कोई कराची से, कोई गवादर से, कोई कोयटा से, कोई पेशावर से, मैं नारोवाल से आया हूं, कोई जंग से, कोई खुशाब से, कोई किसी जगह, भावलपुर से, हर जगह से आए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, यहां पे हमने आके क्या देखा? खाली डेस्क। अगर हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली थी, मेरे भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बार बार पूछा कि कोई एक सफा बता दें। जनाब चेयरमैन, क्या इस ऐवान का ये इस्तेकाक नहीं था कि यहां पर बहस शुरू होने से पहले हमारे सामने डेस्क के ऊपर हुकूमत की हिकमत अमली की कापी होती, हुकूमत की कारकर्दगी जो इस हवाले से उसकी कापी होती, ताकि हम उसको पढ़ते, उसके ऊपर बहस करते, उसके ऊपर अपनी राय देते। लेकिन आपकी मेहरबानी के ये जो असेंबली का एजेंडा है, इसके कागज के अलावा यहां पर कुछ नहीं है। तो मैं अपने शाहिद भाई के साथ यही कहना चाहूंगा कि इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई ज़रई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को,
अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं ऑपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। जनाबे चेयरमैन साहब, इतना शर्मनाक है कि अगर आप देखें कि जो पोलियो की इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये मैं चाहूंगा कि आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। ये 2019 में हुकूमत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पोलियो कोलिशन इकबाल साहब वाइंड अप प्लीज। जी अभी मेरा जुम्मे का टाइम है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। जी मेरी थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं बातें अहम करनी है, मैं सीनियर मेंबर हूं पार्टी का। जनाब ये पोलियो की रिपोर्ट है। पोलियो की रिपोर्ट में 2019 में बता दिया गया कि 2018 तक पोलियो तकरीबन पाकिस्तान से खत्म हो गया था। क्या लिखते हैं? There is no coherent vision and unified strategy at national and provincial levels. The one team approach is in disarray. Trust among institutions and individuals must be rebuilt, focusing on the core goal of eradication and not using the polio program as a political football. दुनिया को पता लग गया कि ये इतने अहम प्रोग्राम्स को भी सियासी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और यही हशर इन्होंने कोरोना के साथ किया। कोरोना को भी इन्होंने सियासी पॉलिटिकल फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आज आप अगर देखिए कि इसके साथ जो हमारे क्राइसिस पैदा हुआ, एक अपॉर्चुनिटी थी कि वजीर आजम कौम को इकट्ठा करते। मुझे 5 मिनट दे, मैं खत्म करता हूं। देखिए मेरे साथ 2 मिनट के अंदर 5 मिनट दीजिए, खत्म करता हूं। तो जनाब स्पीकर, बाकी डब करते हैं आप 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करें जी। आज इसी तरह अगर आप देखिए कि इस क्राइसिस में मौका था कि हुकूमत इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करती। वजीर आजम अपनी क़यादत का सिक्का चमका सकते थे कि वो सबको इकट्ठा करते, वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। चलिए अपोजिशन के साथ नहीं बैठना तो फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ बैठ जाते। सिंध की हुकूमत के साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई वो रिकॉर्ड पे है। यहाँ के वज़रा ने जाके कोरोना के खिलाफ तोपें नहीं खोली, सिंध की हुकूमत के खिलाफ खोली हैं। चेयरमैन साहब ये चुप कराएं। ये जो मोहतरमा ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये जो मोहतरमा बोलती हैं, मुझे कुछ पता लगा था ये शायद प्रोफेसर हैं। एहसन इकबाल साहब, आप चेयर्स के कुछ प्रोफेसर्स तो बहुत आदाब जानते होते हैं। आप चेयर से मुखातिब हो। तो जनाबे वाली, मैं ये कहता हूं कि आज 22 माह हो चुके हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी हुकूमत किसी शोबे में नहीं दे सकी है। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी कि हमने किस तरीके से इसका सामना करना है। और अगर ये इजलास बुलाया गया तो आपको मालूम है कि इसमें हमारे सामने इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं कोई हुकूमत की दस्तावेज नहीं है। इससे ज्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है? तो जनाब इसकी वजह क्या है कि ये वजीर आजम एक अना की कोहमालिया के ऊपर बैठा हुआ है, ना तजुर्बेकार है। लेकिन ना तजुर्बेकारी भी गुनाह नहीं होती, लोग सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई ना अहल हो तो वो 100 साल भी बैठा रहे, वो सीखता नहीं है। यहां ना तजुर्बेकारी भी है, ना अहली भी है और अना परस्ती भी है, जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये पॉलिसी बननी थी तो मुशावरत जरूरी थी। क्या इन्होंने किसी से मुशावरत की? नहीं। क्या इन्होंने डॉक्टर से, माहिरे जो सेहत हैं, माहिदीन सेहत हैं, ताजिर, सनतकार, मजदूर, उलमा, किसान जो इससे मुतासर होंगे, किसी से बातचीत करने की जहमत की? नहीं। क्या इन्होंने कौम को बाखबर करने की कोई संजीदा कोशिश की? नहीं। क्या इन्होंने माहिरीन की बात सुनी? चलो खुद नहीं पता था, माहिरीन की बात सुन लेते, वो भी नहीं। तो जनाब चेयरमैन, अब आप मुझे बताइए कि कहाँ है वजीर सेहत? वजीर आजम खुद नहीं है, मुशीर सेहत भी गायब हैं। ये इनकी संजीदगी है। कहाँ है वजीर दाखिला? वजीर दाखिला को बताना चाहिए था कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्या इन्होंने कारकर्दगी की है। कहाँ है वजीर खजाना? एक तरफ कहा जाता है कि बदतरीन इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है हुकूमत के बकौल, लेकिन जो रिलीफ का पैसा खर्च हो रहा है
5 अरब डॉलर जो हमें रिलीफ मिला है बैनुल अक़वामी तौर पे, उसको भी खसारे के ऊपर उड़ा देंगे और उसके बाद हम खाली हाथ होंगे। वजीर खजाना को यहां होना चाहिए था, मुशीर खजाना होते, वो कहां पर हैं? कहां है वजीर खारजा? यहां पर हैं। लेकिन मैं इनको कहूंगा कि मुझे खुशी होती कि ये बजाय सिंध को फतह करने की हमें ये डेडलाइन देते कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, अमारात में फंसे हुए हैं, यूरोप में, अमेरिका में, चीन में, दीगर मुल्कों में, कि मैं खड़े होकर ऐलान करता हूं कि ईद से पहले हम चार्टर जहाज चलाएंगे, उनको लेकर आएंगे। जनाब वाला, मैं मुतालबा करता हूं वजीर खारजा से, अगर PIA के पास जहाज नहीं है तो जहाज चार्टर करें। हर वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क से ईद अपने घर वालों के साथ करने के लिए वापस आना चाहता है, उसको ये मौका दें कि वो पाकिस्तान वापस आ सके। हंगामी प्लान बनाएं, दर्जनों नहीं तो सैकड़ों फ्लाइटें चलाएं और पाकिस्तानियों को वापस लेकर आएं, इसलिए कि हर खुददार मुल्क ने अपने लोगों को इवैक्यूएट किया है और वो हफ्तों के अंदर उनको अपने मुल्क के अंदर लेकर गए हैं। लेकिन यहां पर हुकूमत हो तो हम उसे कहें, हुकूमत तो है नहीं, लगता है मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है। और जनाब, रोजाना क्या होता है, एक एक करके हर शोबा नाकाम हो रहा है। और मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूं कि अब इस हुकूमत ने नया वतीरा पकड़ा है। खुद हुकूमत चलती नहीं है, रियासती इदारों के बंदे उधार ले रहे हैं कि आके हमारा मुल्क चला दो। भाई, इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हम पे डाला हुआ है। हमारी शहादतों को देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। आप सिक्योरिटी के इदारों को अपना काम भी नहीं करने देना चाहते और उनको भी चाहते हैं कि वो आपकी मदद करें। खुदा के लिए सिक्योरिटी के इदारों को मुल्क के दिफा का काम करने दो, अपना काम खुद करो। और यूं करने से उनको बदनाम कर रहे हो बड़ी चालाकी के साथ कि देखो हुकूमत हम तो नहीं चला रहे थे, हुकूमत तो वो चला रहे थे, हम क्या करें। ये मैं एज पाकिस्तानी इस पे एहतजाज करना चाहता हूं कि ये अपनी नाकामी का बोझ, अपनी नातजुर्बाकारी का बोझ हमारे कौमी इदारों के ऊपर फेंकना चाहते हैं। तो जनाब स्पीकर, आने वाले हफ्तों में तेजी से इसका जो वबा का इजाफे का खतरा है, मैं इनको तजवीज़ दूंगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे बीफ अप करें। इसी तरह अगर आवाम को रिलीफ देना है तो फौरी तौर पे पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल करें जिनको गैर कानूनी तौर पे PTI की हुकूमत ने बरतरफ किया है, चूंकि लोकल गवर्नमेंट्स आवाम के साथ होते हैं। NFC और 18वीं तरमीम जैसी बहसों को बंद करें। जनाबे चेयरमैन, आपने देखा कि सिंध ने NFC अवार्ड को मुस्तरद कर दिया। क्यों? कि इन्होंने सदर से एक और गैर आईनी काम कराया। इससे पहले सदर से इलेक्शन कमीशन में गैर आईनी तकर्री की। ये मैं तजावीज दे रहा हूं, 2 मिनट तजावीज हैं ये जनाब। इनको गैर आईनी इकदामात से गुरेज करना चाहिए और छोटे सूबों के हकूक पे अगर इस हुकूमत ने डाका डालने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन एक दीवार चीन बन के खड़ी होगी। छोटे सूबों के हक पे किसी को डाका नहीं डालने देंगे। इसी तरह जनाब, मैं मुतालबा करता हूं जितना रिलीफ आया है बाहर से उसके फंड्स इस ऐवान के अंदर पेश किए जाएं। मैं मुतालबा करता हूं इस ऐवान की कमेटी बनाई जाए जो डेली बेसिस पे कोरोना के ऊपर जो काम हो रहा है, जो रिलीफ हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करे और इन मेंबरों को वो रिपोर्ट पेश करे। मैं मुतालबा करता हूं कि मुल्क के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की जाए। ये जो जनाब बात की जाती है ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, आप मुझे बताइए पाकिस्तान के कितने लोग ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं? गरीबों के पास ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। हुकूमत फौरी तौर पे इमरजेंसी प्लान बनाए, इन छुट्टियों के दौरान टीचर्स को ट्रेन किया जाए ताकि जो वक्त का नुकसान हुआ है गरीबों के बच्चों को जब स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुलेंगे किस तरीके से हमने उनको कैचअप कराना है, इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग का एक इमरजेंसी प्रोग्राम बनना चाहिए। जनाब, इसी तरह मैं एक ये बात भी कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर फौरन की जाए। हमारे किसानों को रिलीफ मिलेगा। 50 रुपए डीजल
के ऊपर भी हुकूमत मुनाफा कमाएगी। बैनुल अक़वामी मंडियों में पेट्रोल डीजल की कीमत मुफ्त हो चुकी है, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर टैक्स खा रही है। और असद उमर साहब की तकरीरें निकाल लीजिए, जब वो यहाँ पे किया करते थे तो हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि उस पर अमल करें जो तकरीरें करते थे। इसी तरह यूटिलिटीज, बिजली और गैस की कीमतों में 1/3 कमी की जाए, चूंकि जो तेल और तवानाई की कीमत है उसमें कमी हो चुकी है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की तरह बिजली और गैस के ऊपर भी जेबें भर रही है, अवाम को फायदा देना चाहिए। और इसी तरह मैं जनाबे वाला आखिर में चीन का शुक्रिया अदा करूंगा और उन तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करूंगा। जो एक मिनट ये खत्म कर रहा हूं, और ये कोटेशंस है 3 जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए मशअल राह हैं। ये 3 कोटेशंस आपको पेश करके मैं इजाजत लूंगा। There are few things more dangerous than a mixture of power, arrogance and incompetence. और आइंस्टाइन ने क्या कहा? Incompetence is the true crisis. और फिर एक where success and incompetence meet, disaster is not far away. तो अब इनको सिर्फ ये कहूंगा कि कौम के गम में वजीर लगाते हैं ढिठाई के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ।